वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रगत ज्ञान की शिक्षण शास्त्रीय मांग, पेडागोजिकल डिमांड फॉर डिसिप्लिनरी नॉलेज। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा अध्ययन के विशेष क्षेत्रों में से एक है। शिक्षा का मुख्य पहलू विद्यालयी शिक्षा के लिए गुणवत्ता युक्त अध्यापक तैयार करना है। विशेष रूप से विद्यालयी शिक्षा के लिए गुणवत्ता युक्त अध्यापक तैयार करने के लिए अनेक घटक उत्तरदायी होते हैं। इन घटकों में विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शास्त्रगत ज्ञान को समझना और शिक्षण शास्त्र के अभ्यास द्वारा उस ज्ञान को संपादित करना मुख्य घटक हैं। एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान को समझना और शिक्षण शास्त्र में नए प्रयोग करना दोनों ही आवश्यक हैं। विषय ज्ञान विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम में समेकित एवं व्यवस्थित होना आवश्यक है। उसी प्रकार से विषय की विभिन्न सीमाओं के बीच के संबंधों की शिक्षण शास्त्र के अच्छे उपकरणों द्वारा व्याख्या की जा सकती है। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विषय ज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अच्छे उपकरणों द्वारा व्याख्या की जा सकती है। विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विषय ज्ञान के शिक्षण शास्त्र की मांग को समझने और उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षण शास्त्र विषयक ज्ञान इस बात की समझ देता है कि विशेष पाठ को आसान या कठिन आसान या कठिन क्या बनाता है, यानी क्या है जो कि आसान बनाता है और क्या है जो कि उसे कठिन बनाता है। शिक्षा शास्त्र की वर्तमान विधियाँ जो विद्यालयी शिक्षा में प्रयुक्त की जा रही हैं, विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ केंद्रित हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFTE या कहें यानी कि सन 2009 के अनुसार परंपरागत शिक्षा के शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यक्रमों से महत्वपूर्ण अलगाव मूलभूत शास्त्रगत ज्ञान तथा शिक्षार्थी हेतु विधि के साथ उसके संदर्भ पर केंद्रित बदलाव को सम्मिलित करेगा। जैसे कि भाषा शिक्षण शास्त्र पर एक पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों की सामाजिक भाषाई परिदृश्य की समझ को बढ़ाना चाहिए और पूरे पाठ्यक्रम के द्वारा कक्षा में भाषा के प्रायोगिक कार्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए। बहुभाषी क्षेत्रों में यानी कि जहाँ मल्टीलिंग्विज्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लोग हैं यानी कि बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति हैं, क्षेत्रों में हम निर्देश देते हुए दोहराने की प्रक्रिया अपनाते हुए सीखने की आशा करते हैं या बच्चों के साथ शिक्षकों से भी बहुभाषी संबंध बनाते हुए हम बेहतर कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो गार्जियंस हैं उनको भी जिस भाषा में बोल रहे हैं शिक्षक को भी वैसे ही बात करनी चाहिए, और बच्चे अगर कोई दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसका भी रेस्पेक्ट करते हुए उसको दूसरी भाषा जो कि सिखाई जा रही है उसमें ट्रांसलेट करके उसके सामने व्यक्त करना चाहिए। जिससे कि होता ये है, अगर छात्र की पकड़ उस भाषा पर नहीं है तो उस भाषा को दोहराने की इस प्रवृत्ति से सीखेगा और खुद भी जब दूसरों से वार्तालाप करेगा तो अपनी भाषा को बोलते हुए दूसरी भाषा में भी अनुवाद करके साथ में बोल सकता है। इसी बहुभाषा के लिए भी रास्ता मिलेगा। हमें भाषा के एक विषय के रूप में परंपरागत प्रयोग से हटने की आवश्यकता है, यानी कि एक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, दूसरी भाषा अलाउड ही नहीं होती। जैसा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हम देखते हैं कि जहाँ अंग्रेजी को वरीयता दी जाती है, अगर कोई बच्चा दूसरी भाषा का प्रयोग कर भी लेता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी भाषा पर जो सिखाई जा रही है उस पर बल देते हुए दूसरी भाषा को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और उससे दोनों ही भाषाओं का प्रयोग कराया जाना चाहिए। दो ही क्या, अनेक भाषाओं का प्रयोग कराया जा सकता है।
क्योंकि वह व्यवहारिकता की अपेक्षा उसकी व्याकरणिक रचना पर बल देता है। इसी दृष्टि से हम विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों के शिक्षण शास्त्रीय सरोकारों पर चर्चा करते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे शास्त्रगत ज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय सरोकार, पेडागोजिकल कॉन्सर्न्स ऑफ डिसिप्लिनरी कॉन्सर्न। एक शास्त्र में अनेक विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे कि यह अध्ययन का एक मान्यता प्राप्त क्षेत्र होता है। यह ज्ञान का प्रमुख वास्तविक भाग होता है जो मूलभूत तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये समस्याओं के अध्ययन हेतु समालोचनात्मक पूछताछ विधियों का प्रयोग करता है। इसमें शोध के लिए स्पष्ट क्षेत्र होता है। इसमें एक शास्त्र में ज्ञान, शोध और अभ्यास के सार्थक योगदान करने वाले तथ्य होते हैं। यह शिक्षित समाज और शैक्षिक संगठनों से जुड़ा होता है। इसका अपना बौद्धिक इतिहास होता है। विद्यार्थी इसे पढ़ने में निरंतरता बनाए रखते हैं आदि। एक शैक्षिक शास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें ज्ञान और सिद्धांत का वास्तविक भाग रहता है। पाठ्यचर्या, योजना और सिद्धांत का वास्तविक भाग विद्यमान रहता है। पाठ्यचर्या, योजना और विकास शास्त्र के ज्ञान की प्रकृति और उस ज्ञान के संपादन हेतु शिक्षा शास्त्रीय उपचार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। पाठ्यचर्या संपादन शिक्षण व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद विचारों पर आधारित अनेक विचारधाराओं द्वारा पथ प्रदर्शित किया जाता है। सभी शिक्षण शास्त्रीय विधियां किसी शास्त्र के प्रत्येक विषय वस्तु क्षेत्र में संपादन हेतु उपयुक्त नहीं हो सकती। शिक्षण शास्त्रीय विधियां प्रत्येक विषय वस्तु और विभिन्न विद्यालय शिक्षा के स्तरों पर भिन्न भिन्न होती हैं। ये समझने के लिए विषय ज्ञान को शिक्षा शास्त्र के सरोकार एवं विधियों द्वारा किस प्रकार उपचारित किया जाता है, हमें ये समझने की विशेष आवश्यकता है कि ये शिक्षण शास्त्रीय विधियां क्या हैं और इनका शिक्षण अधिगम अभ्यास हेतु क्या योगदान है। अब हम इसी के साथ देखेंगे शिक्षा शास्त्रीय उपागम और शिक्षण एवं अधिगम में इसका योगदान। तो हम यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें 4 कॉलम बने हुए हैं। शिक्षा शास्त्रीय उपागम, दूसरा प्रणेता, तीसरा कॉलम है अवधारणा और चौथा कॉलम है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु अभिप्राय। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं पॉइंट व्यवहारवादी, नेक्स्ट देखेंगे संज्ञानवादी और पूर्व रचनावादी, लेकिन पहले हम व्यवहारवादी के विषय में देख लेते हैं। इसके प्रणेता हैं I.P. पावलोव, E.L. थॉर्नडाइक, J.V. वाटसन और B.F. स्किनर। अवधारणा क्या है ये भी देख लेते हैं। अवधारणा है व्यवहारवाद मनोविज्ञान में एक ऐसी विचारधारा है जो इस तर्क पर आधारित है कि व्यवहार बिना आंतरिक मना स्थिति का अध्ययन किए वैज्ञानिक रूप से खोजा जा सकता है। व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन तब होता है जब उद्दीपन एवं अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। अब हम देखेंगे चौथा कॉलम जिसमें लिखा हुआ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु अभिप्राय। तो इसका क्या अभिप्राय है? शिक्षार्थियों में अवलोकनीय एवं मापनीय परिणामों को पैदा करने हेतु बल दिया जाता है। अनुदेशन कहाँ से शुरू किया जाए ये सुनिश्चित करने हेतु विद्यार्थियों का पूर्व आकलन किया जाता है। प्रदर्शन के जटिल स्तरों की ओर जाने से पहले पूर्व के चरणों पर निपुणता प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। प्रदर्शन को प्रभावित करने हेतु पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। मजबूत उद्दीपन अनुक्रिया साहचर्य सुनिश्चित करने के लिए संकेतों, आकारों एवं अभ्यास का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, आप अपने पास नोट्स सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञानवादी और पूर्व रचनावादी। अब इसके प्रणेता कौन है? अल्फ्रेड एडलर,
गार्डोन अल्पोर्ट एल्बर्ट बंडूरा। अब इसकी अवधारणा क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो सूचना है, सूचना किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, पहचानी जाती है, संग्रहित की जाती है। लेकिन इससे पहले प्रणेता और भी हैं, इनके अलावा उनके भी मैं आपको नाम बता देती हूँ। इनके अलावा जो हैं रेमंड केटल, एरिक एरिक्सन, आइंस्टाइन, सिगमंड फ्रॉइड, फ्राइड जिन्हें बोलते हैं, विलियम जेम्स, कार्ल लंगस, कार्ल लेविन, जीन पियाजे, कार्ल रॉबर्ट और विलियम अंट। तो इस प्रकार हैं। अब इसकी अवधारणा हम देखेंगे, जो देख ही रहे हैं, संग्रहित की जाती है और मस्तिष्क द्वारा पुनः प्राप्त की जाती है। ये सिद्धांत मानता है कि मानव मस्तिष्क जटिल संज्ञानात्मक कार्यों को करने हेतु मजबूत है, जो मनुष्य के अधिगम को संभव बनाता है। ये समझ पैदा करता है कि मस्तिष्क द्वारा संज्ञानात्मक कार्य किस प्रकार पूरे किए जाते हैं, यानी कि किस प्रकार से पूरे किए जाते हैं और इन कार्यों को पूरा करने या पूरा होने में मस्तिष्क किस प्रकार मध्यस्थता निभाता है। इस प्रकार की समझ शिक्षकों को बच्चों हेतु विशिष्ट शिक्षण अधिगम उपकरण विकसित करने में मदद करती है। अब हम देखेंगे सामाजिक रचनावादी, इसके प्रणेता कौन कौन हैं, इनको भी देख लेते हैं। जॉन डेवी, जॉन पियाजे, जीरोम ब्रूनर और लेव वाइगोत्स्की। अब हम देखेंगे अवधारणा। इसकी अवधारणा है सामाजिक रचनावाद मानता है कि बच्चा अपने ज्ञान का स्वयं निर्माता होता है। शिक्षक अपने अनुभव का प्रयोग करके छात्रों की उनके ज्ञान निर्माण में मदद करते हैं। बच्चों को सीखने हेतु फुसलाया नहीं जा सकता, बल्कि कक्षा में सार्थक सहभागी संवाद द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। कक्षा में शिक्षण शास्त्र हेतु आवश्यक है कि छात्रों को अकेले नहीं, सामूहिक रूप से प्रश्न पूछने चाहिए। खोज करने और अपने व्यक्तिगत समाधानों पर चर्चा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक का कार्य आपसी सार्थक रचना में एक सहयोगी के रूप में होना चाहिए, न कि एक तानाशाह के रूप में, क्योंकि तानाशाही के रूप में जब कोई कार्य करता है तो बालक कुछ भी नहीं समझते। पाठ्य पुस्तकें ज्ञान रचना के लिए चिंतन उपकरण की भूमिका निभाती हैं। अब हम देखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु अभिप्राय क्या है इसका। तो शिक्षण प्रक्रिया हेतु प्रारंभिक अवस्था में बच्चों के उनके अपने अनुभवों व ज्ञान का प्रयोग करते हुए तथ्य केंद्रित संवादात्मक कक्ष का विकास करना। संवादात्मक कक्ष के माध्यम से बच्चों हेतु अधिकाधिक संबंध बिंदुओं की एक तरह से रचना करना। इन संबंध बिंदुओं की रचना हेतु पाठ्य पुस्तकों, बच्चों के अपने अनुभवों और प्रेरक शिक्षण विधियों की मदद लेना। शिक्षार्थी के अपने निजी विचार और ज्ञान की रचना में माध्यम बनने पर बल देना। सूचना हेतु आवश्यकता को अनेक तरीकों से प्रस्तुत करना, ताकि बच्चे अपने सीखने के लिए अनेक विकल्पों के आधार पर तलाश कर सकें। समस्या समाधान हेतु कौशलों के प्रयोग में मदद करना, ताकि शिक्षार्थी दी गई सूचना को समझ सकें और अपने लिए समीक्षात्मक अधिगम उपकरणों का विकास कर सकें। विभिन्न तरीकों से मूल्यांकन करने पर बल दिया जाए, ताकि ज्ञान रचनात्मक एवं प्रतियोगी बन सके। व्यक्तिगत और ज्ञान के साथ चिंतन से जुड़े विकास हेतु समीक्षात्मक शिक्षण शास्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।